बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर तहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया है। बड़ी तादाद में मेंबर पंजाब असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली उनके इशाइये में शरीक हैं और कल उनकी लाहौर बैंकिंग कोर्ट में पेशी है, जिस पर ये तमाम कायदीन जो हैं वो उनके हमरा आना मुतवक्के हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रहनुमा पर बेशतर जमातें ये बात कर रही हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाएं तो उनको फ़ायदा हो सकता है, तो आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और अगर बन रहा है तो कितना नुकसान होगा। इसी बारे में बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, गुज़श्ता कुछ दिनों के अगर जहांगीर खान तरीन साहब के बयानात लिए जाएं, राजा रियाज अहमद साहब का बयान लिया जाए और दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ लिया जाए, आप क्या समझते हैं बतौर सियासी रहनुमा, क्या आने वाले दिनों में जहांगीर खान तरीन साहब अपने हम ख्याल लोगों को लेकर अलहदा हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर, मैं समझता हूँ आज हमने देखना ये है कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने पहली बार इस मुल्क में बाकायदा रूल ऑफ लॉ की बात की। यहाँ रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या था कि अपनों के लिए कानून और परायों के लिए कानून। और आज तरीन साहब जिस तरह से इस केस को हैंडल करने जा रहे हैं, उनका वो बेहतर समझते हैं कि वो सियासी तौर पे क्या गेन करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ अब्दुल अलीम खान, सिप्तान खान जैसे उन लोगों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी बड़े अहम रहनुमा हैं, मिनिस्टर्स थे, उनके खिलाफ जब रेफरेंसेस गए उन्होंने रिजाइन किया, चीजों को फेस किया, नताइज आपके सामने आए। जहांगीर तरीन साहब की तहरीक इंसाफ के लिए जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, उसे किसी को इनकार नहीं। लेकिन अब देखना यह है कि वो इस तरह से क्या फर्क वाजे करना चाहते हैं। मतलब हम बतौर तहरीक इंसाफ जब मरियम नवाज पर यह एतराज करते थे कि उनको न्याय बुलाती थी और वो पूरे जत्थे के साथ वहां तशरीफ ले जाती थी, तो हम एतराज करते थे। चूंकि तरीन साहब खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हैं आज भी। मैं समझता हूँ अगर वो उनके पास नदीम कुरैशी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो तहरीक इंसाफ के हैं, तहरीक इंसाफ में रहेंगे। तो उनके शाइये में फिर आप क्यों नहीं गए? आप भी तो तहरीक इंसाफ के हैं। क्या आपको वो अच्छे नहीं लगते? आपको बुलाया नहीं गया? आपको मना किया गया? क्या मामला है? नहीं, ना हमें किसी ने बुलाया और ना किसी ने मना किया। देखिए, मैं राना साहब, आप चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ अकेले कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कल से मीडिया पर देख रहा हूँ एक पूरा, क्योंकि पीडीएम ने बड़ी कोशिश की। नहीं, हम तो कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहे, कार्रवाई को साइड पे रखते हैं। हम तो कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने लाहौर में एक इशाइया दिया, उस इशाइये में कुछ एमपीए नहीं बल्कि काफ़ी एमपीए, मिनिस्टर, मशीर और बहुत से ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो बहुत करीब समझे जाते थे वज़ीर आला साहब के, वो भी उसमें शरीक हैं। क्या ये इशाइया ज़ाती हैसियत से दिया गया है, पावर शो की हैसियत से दिया गया है? कल ये सारे अदालत में पेश होने, इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे इसलिए दिया गया है, या तहरीक इंसाफ की वजह से दिया गया है? देखिए राना साहब, किस वजह से दिया गया है, वजह का तयन तो जहांगीर तरीन साहब खुद कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं। मैं तो इतना समझता हूँ कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, हमने देखना ये है कि जब तक साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। मैं आज भी पुरुमीद हूँ कि इस सारे केस से हम दुआ गो हैं। हमें नहीं मालूम टेक्निकलिटीज का, मुझे तो ये मालूम है कि पाकिस्तान की 24 शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कहते कार्रवाई की बात ना करें, मैं कार्रवाई की बात इसलिए करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की उस गरीब आवाम को पता चलना चाहिए कि जिनको मुख्तलिफ। आपने दुरुस्त कहा, आप कार्रवाई की बात करें। हम तो आज जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई, कानूनी मामला जो है कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। भाई साहब, हम उस तरफ जा नहीं रहे। आपके साथ वाले हल्के के एक एमपीए जो है वो तरह तमाम टीवी चैनल्स पर आकर आपको आपकी हुकूमत के मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि कहाँ गुड गवर्नेंस है, कहाँ पे मामला दुरुस्त है, अवाम को क्या मिला, और जहांगीर तरीन के साथ जो होगा उसके बाद ये सब रिजल्ट देखेंगे। इस मामले में क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं मुल्तान से रुकन असेंबली हूं। मेरे साथ वाले हल्के से जो साहब सलमान नईम साहब पिछले एक रोज से मीडिया की आंख की जीनत बने हुए हैं, वो इस वक्त रुकन सूबाई असेंबली नहीं है। और मेरे लिए एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और बतौर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, बतौर ऑफिशियल स्पोक्समैन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये बड़ी एक न्यूज है
कि इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के इस दौर में पाकिस्तान के टॉप के मीडिया हाउसेज एक ऐसे शख्स को रुकने असेंबली पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसको आज से 1.5 साल पहले इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस सीट को वैकेंट करार दिया, उसको ड्यूल आईडी कार्ड्स पर नाअहल करार दिया। मैं किसी की जात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस गेम मैं सारे इस माहौल को देखकर भी अंदाजा कर रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। मतलब कल लोग पीडीएम की सपोर्ट में कहते थे गवर्नमेंट जाएगी, लोग कहते थे इमरान खान साहब की शेल्टर है जहांगीर खान तरीन को। अच्छा कुरैशी साहब, आपने जिस तरह बात का आगाज किया था कि जत्थों की सूरत में जाते थे नून लीग वाले और हम उन पे एतराज करते थे, अगर फर्ज कर लिया जाए कि आज के इशाइये में जितने मेंबरान असेंबली मौजूद थे वो कल जहांगीर खान तरीन साहब के हमरा पेशी पे जाते हैं, तो क्या फिर आप नोटिस लेंगे, वजाहत मांगेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ वजाहत या नोटिस की बात नहीं है, एक मॉरल बात है, एथिकल बात है। एक हमने एक माइंडसेट तय करना है कि पाकिस्तान में या रूल ऑफ लॉ ने चलना है या ताकतवर और गरीब के लिए मुख्तलिफ कवानीन ने चलना है। पाकिस्तान का कानून दो तरह का होगा या पाकिस्तान का कानून एक तरह का होगा। ये जितने अरकान असेंबली यहाँ मौजूद है, मैं जाती तौर पर खुद तरीन साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। हम इमरान खान साहब की वो टीम है जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की 10 से 12 साल। कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि तरीन साहब का पॉलिटिकल स्ट्रगल में रोल नहीं था, बड़ा शानदार रोल था। लेकिन आज एक वक्त है, उनके पास बड़ा गोल्डन चांस अल्लाह पाक ने दिया है। वो अपोजिशन के उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं जो कहते थे ये एटीएम है और इमरान खान ने इनको शेल्टर देना है। आज शुगर की जो पूरी इंडस्ट्री थी वो जहांगीर तरीन साहब के शेल्टर तले महफूज थी। वो समझती थी कि तरीन साहब जब तक गवर्नमेंट में है हमारे खिलाफ एक्शन। तो कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं, मॉरली तो बनता है, मॉरली तो बहुत कुछ बनता है, अगर वो मॉरली उन नुकात पे अमल नहीं करते तो फिर क्या होना चाहिए? फिर वो भी उनके सफ में शामिल है जो आपके मुखालिफ थे? देखिए, मैं समझता हूँ आज भी जब जहांगीर तरीन साहब खुद इस बात को ओन कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि मेरा इख्तिलाफ जरूर है। देखिए, उनको तकलीफ है, उनकी तकलीफ जायज है। जब किसी शख्स के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसको वो कैसे उसको अच्छा फील करेगा, वो कैसे उसे पॉजिटिव कहेगा। लेकिन हमने देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तरीन साहब जब तक पार्टी के साथ है, मेरा भी जाती ताल्लुक है, बहुत सारे लोगों का जाती ताल्लुक है, मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि तरीन साहब किस तरह से इसको टैकल करेंगे। ये पॉलिटिकल केस है ही नहीं, इसको पॉलिटिकल केस नहीं बनाया जाना चाहिए। तरीन साहब ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट को काम करेगी। उनकी तो बड़ी शानदार कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए। अब एक स्कैम सामने आया है, वो स्कैम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें 24 मिलों के खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया पर कि तरीन साहब के खिलाफ एक्शन क्यों हुआ। सर 24 मिल्स के खिलाफ FIR हुई है। वैसे माजरत से आपने बात शुरू कर दी है, मैं टीवी पे इस बात को शुरू नहीं करना चाहता था। मेरे पास ऐसे नाम भी मौजूद हैं कि जो सबसे बड़े सट्टा का काम करते हैं उनके खिलाफ नहीं हुई। आपको पता ना, मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और उनके खिलाफ किस वजह से नहीं हुई। छोड़ते हैं ये बात, आगे चलेंगे। जो कानूनी मामला है वो कानून के मुताबिक देखेंगे। आप मुझे ये बता दें, आज का शैया हो गया, कल वो अदालत में चले जाते हैं और जाकर अरकान असम्बली वहाँ पेश होते हैं, तो क्या आप इसे अदालत के ऊपर एक प्रेशर डालने की तरकीब नहीं कहेंगे या सिस्टम नहीं कहेंगे कि अदालत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ये माजी में आप कहते रहे हैं, माजी में आप कहते रहे हैं। सर 101% मैं इसे अदालत पर प्रेशर डालने की कोशिश करार दूंगा। मैं आज भी समझता हूँ तरीन साहब बड़े मुतम्मिल मिजाज, बड़े मुतदल मिजाज लोग हैं। जो लोग उनको ये गाइड कर रहे हैं, जिस शख्स का भी आपने जैसे एक नाम लिया कि एक MPA जो अपने आप को MPA पोर्ट्रे कर रहे हैं, ही इज नॉट मेंबर पंजाब असेंबली, और वो कल से कोशिश कर रहे हैं कि तरीन साहब के शेल्टर तरह कोई सियासी बेनिफिट उठाया जाए, लोगों की नजरों में आया जाए। इसी तरह के बहुत सारे लोग अब तरीन साहब के साथ लगे हुए हैं, वो उनको डिट्रैक कर रहे हैं। उनकी 10 साल की पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, उनकी हर तरह की इन्वेस्टमेंट इस जमात के साथ है। उन्होंने इस जमात के लिए गर्म सर्द बर्दाश्त किया है, इस सख्त धूपें और बदतरीन सर्दियां बर्दाश्त की हैं इस जमात के लिए। मैं समझता हूँ तरीन साहब को बिल्कुल मुअत्तल मिजाज होकर कानूनी तौर पर इस सारे मामले को डील करना चाहिए। और हम सब जो PTI से प्यार करते हैं, जो तरीन साहब को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं, वो समझते हैं कि अगर वो बेगुनाह मुतदिल मिजाज होकर उन्हें इस मामले को डील करना चाहिए और कानूनी तरीके से अमल पैरा होना चाहिए। अदालत पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ये आपका मौके है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहांगीर खान तरीन और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान
क्या इनके दरमियान इख्तलाफात खत्म हो सकेंगे? आज का इशाइया सियासत में कौन सी नई लहर लेकर आएगा? और क्या जो इशाइये में मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली मौजूद हैं वो कल उनके हमरा अदालत में जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ पे कैसे कायम रहेगी कि यूं जत्थों के साथ अदालत नहीं जाया करते? हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब। बाद से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, आप ही की जानिब आऊँगा। क्या समझते हैं आज का इशाइया जहांगीर खान तरीन साहब के लिए कितना अहम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना परेशान कुन है? देखिए, दोनों के लिए बड़ा अहम है, तहरीक इंसाफ के लिए भी और जहांगीर तरीन। चूँकि जहांगीर तरीन अभी तक तहरीक इंसाफ में है और मैंने आपसे कहा था अभी वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। आज के इशाइये में आप गौर करें, जो नाम मौजूद हैं तो इन नामों को अगर आप देखते हैं तो इसमें आ जाए जहांगीर जो है सूबाई वज़ीर नुमान नगरियाल, अजमल चीमा, अब्दुल हई दस्ती, अमीर मोहम्मद ख़ान, इफ़ाक़त गिलानी, फैसल बवाना, खुरम लुगारी, असम बरवाना, नज़ीर चौहान, आसफ मजीद, बलाल बरैच, उमर आफ्ताब ढिल्लो, ताहर रंडावा, जवार बरैच, नज़ीर बलोच, चौधरी इफ्तिखार गोंदर, गुलाम रसूल गोंदर, नईम, सजाद बरैच, ओन चौधरी। ये नाम मैं ज़रा इसलिए दे रहा हूँ, ओन चौधरी। दो चार नाम हैं जो अमीन चौधरी बहुत करीब है। ठीक है, ये वो लोग हैं। अमीन चौधरी ओन चौधरी के भाई हैं। ये खान साहब के बड़े करीब ओन चौधरी, आपको पता है ना? जी जी जी। और दोनों रुकन असम्बली राजा रियाज, समी गिलानी रियाज, मज़ारी, ख्वाजा शिराज, मुबीन आलम, जवेद बरैच, गुलाम लाली, गुलाम बीबी परवाना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी कोई 7 से 8 MP ऐसे हैं जो नहीं पहुंच सके, जो अगर इनको दोबारा एक पावर शो, मेरी इत्तला के मुताबिक एक और पावर शो इन्होंने अभी करना है, इशाइया देना है, उसमें वो आएंगे। आज असल बात यह है कि आज इनके इशाइये में बात क्या हुई, अंदर की बात क्या है। मेरे पास जो इत्तला वो ये है कि आज इशाइये में सब ने इजहार यकजहती एक तो किया जहांगीर तरीन साहब के साथ, लेकिन इस पूरे इशाइये में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हुई, शख्सियात के मुतल्लक़ बात हुई। एक मुल्तान की अहम शख्सियत के मुतल्लक़ बात हुई, 2 सरकारी अफसरान के मुतल्लक़ बात हुई, और 2 ऐसे हुकूमती ज़ुम्मेदारान के मुतल्लक़ बात हुई जिन्हें कहा, जो स्पोक्स पर्सन भी कहा जा सकता है, उन्हें कुछ भी और कह सकते हैं, उनके मुतल्लक़ हुई कि ये वो लोग हैं जो मिलकर किसी सूरत नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा ये लोग इमरान खान को ये लफ्ज़ कहा गया कि वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए ये लोग जहांगीर तरीन के और इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। एक MP ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब मुल्तान की शख्सियत जो है वो लोगों को फ़ोन करके कह रही है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बयान दो, तो जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा कोई किसी के मुतल्लक़ कोई बयान नहीं देगा, कोई मीडिया में ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगा कि जिससे ये शो हो कि शायद हम कोई ग्रुप बनाने जा रहे हैं, हम आखिरी हद तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ रहेंगे। तो जिस पर एक MNA खड़े हुए, उन्होंने कहा जी अगर ज़्यादती हो गई, और मुसलमान ने कहा क्या ज़्यादती? उनका ज़्यादती होगी, आज आपके अकाउंट सीज हो गए, कल कुछ और हो जाएगा, गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर क्या करेंगे? तो जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा फिर वक्त आएगा देखेंगे, लेकिन हम अभी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत नहीं, हम इमरान खान के साथ है, उसके साथ स्टैंड लेंगे। सही। ये अब मामला ये देखने वाला है कि सबको पता था। अब मेरी इत्तला के मुताबिक इसमें 4 MP ऐसे हैं, 4 MP हैं, इसमें ऐसे हैं जो भेजे गए हैं। मैं आपको ये बिल्कुल आने वाले दिनों खबर लेके आने वाले दिनों में ये आपको तस्दीक हो जाएगी। 4 MP ऐसे हैं जो भेजे गए हैं, जिन्हें भेजा गया कि आप जाएं। मगर ये भी एक ट्रिक होता है ना कि अचानक वो 4 MP जो गए हैं किसी वक्त इस्तेमाल हो, बस उनसे उन्हें कहा जाए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं जी हम गए थे ज़ाती तलक से, लेकिन जब वक्त आएगा जमात के साथ खड़े होने का तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ करें। ये वो 4 लोग हैं जो गए हैं जिन्हें भेजा गया है, बाकी लोग ज़ाती तलक की बिना पे गए हैं, कुछ लोग और होंगे। अगर अगला इशाइया होगा मेरी इत्तला के मुताबिक है तो उसमें आपको 32 से 35 लोग, 30 से 35 32 ये लोग नजर आएंगे MP है, और उसमें 10 के करीब 10 से 13 जिसने कल भी कहा था मैंने ज़रूर नजर आएंगे। राव साहब, आप क्या समझते हैं? एक जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है एहतसाब बिला तफरीक, और दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन साहब का मौक़िफ़ है कि मुझे विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जा रहा है। दोनों मौक़िफ़ में कौन सा मौक़िफ़ आपको मजबूत दिखाई देता है और किन बुनियादों पर? देखिए, एक तो बुनियादी बात जो तहरीक इंसाफ की है, उनके तर्जुमान भी कर रहे थे
कि वो इंसाफ की बात, एहतसाब की बात, ये नारे पे वो हुकूमत में आए थे। और अगर उन्होंने राइटली और रॉन्गली जो काम शुरू किया है किसी किस्म का, उसमें कौन कौन जद में आ रहा है, तो वो यकीनन इस बात से पीछे, अपने असली नारे से पीछे नहीं हटेंगे कि कौन इसकी जद में आ रहा है और क्यों आ रहा है। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, मेरी ज़ाती राय है और असेसमेंट है कि वो 1 साल पहले इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं। अब वो इत्माम हुज्जत है, अब वो एक बिल्ड किया जा रहा है उसको कि वो शायद रहना चाहते हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सारा एक मेरे इस ख्याल से एक इत्माम हुज्जत कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब जानते हैं कि उनके दरमियान क्या मामलात किस हद तक दूरी के हवाले से पहुँच चुके हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई वापसी या PTI में रहने के इस मैटर ऑफ डेज़, या महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो अपना रास्ता तय कर चुके हैं। और इमरान खान से ये फासले, जो ये इशाइये हो रहे हैं, जो वो पेशी के साथ लोगों को लेके जा रहे हैं, इमरान खान की शख्सियत को आप जहन में रखें। उनको जब प्रेशराइज़ किया जाता है, या अगर मैं ब्लैकमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूं, तो वो बिल्कुल रिएक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो कोई, अगर कोई 1% चांस था ये दूरियां ख़त्म हो सकती थी, वो भी, उसका भी कोई चांस अब नहीं रहा इस सारी एक्टिविटी के बाद। आगे पॉलिटिकल सीन इस वजह से क्या बनता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, वो फिर यकीनन इमरान खान साहब ने भी सोचा होगा, उन्होंने तैयारी भी की होगी। लेकिन ये कहना कि कोई कान भर रहा है इमरान खान साहब के, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, उनके पास बहुत सॉलिड एविडेंस है कि उनके ख़िलाफ़ एक सियासी साजिश रचाई गई थी, रचाई जा रही है, और उसको बहुत सॉलिड एविडेंस के साथ उनको चीज़ें उनके सामने मौजूद हैं। इसलिए ये कि वो किसी वापसी का रास्ता देंगे, मेरा ख्याल है नहीं देंगे। और जहांगीर तरीन साहब भी वापस आने पे इतने ज़्यादा माइल नहीं हैं। वो अब ये जो सारा बिल्डअप है, इसमें आखिर पे जाके यही होना है कि जी हमने तो पूरी कोशिश की, बचाने की कोशिश की, पार्टी को इकट्ठा रखने की कोशिश की, हम लॉयल थे, हमें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। तो इस किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है, जो मेरी ज़ाती असेसमेंट है, और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। तो आखिर पे जाके यही होना है, उसके पॉलिटिकल फॉलोआउट जो है उस पे हमें नजर रखने की जरूरत है। आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये बयानात दिए जा रहे हैं कि अगर तरीन साहब आना चाहें तो हम मुशावरत कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐसी बातें देखने में आई, आज वज़ीर आला सिंध ने भी बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको अगर कोई कैच करना चाहे तो कौन कर सकता? बात ये जी, पहली बात तो ये है कि PDM की शिकस्त व रेख्त पर जो लोग बगले बजा रहे थे, और ख़ास तौर पे PTI के लोग अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, वो अपने घर के मामलात से बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जो एक जहांगीर तरीन को दीवार से लगाया हुआ है, 1-2 साल से वो बैठे हुए दूर, और वो शख्स जो इस पार्टी को ट्रैक पर लाने में कामयाब रहा, पंजाब की हुकूमत बनाने में उसकी कोशिश शामिल थी, उस आदमी को जब दीवार से लगा दिया गया तो वो बहुत सोच विचार के बाद आए हैं। और मेरे ख्याल में मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, जैसे राव साहब ने कहा कि ये नाकाबिल वापसी नहज पर पहुँच चुके हैं। साफ ज़ाहिर है कि जब इन राहें जुदा होनी हैं, इमरान खान और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन जब रास्ते जुदा करेंगे, तो जहांगीर तरीन ने खामोशी से नहीं बैठना, बल्कि उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक सियासी रास्ता निकालना है और कहीं ना कहीं जाना है। उसके लिए देखना पड़ेगा उनको। नून लीग के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि इसलिए कि अपने बयाने की वजह से जहांगीर तरीन प्रो इस्टेब्लिशमेंट आदमी हैं, वो नून लीग के बयाने की तरफ नहीं जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात ठीक नहीं हैं। उनके बिरादर निस्बती हैं अहमद महमूद साहब, उनके साथ भी उनके मामलात ठीक नहीं हैं। मेरे ख्याल में वो एक अपना एक अलग से कोई रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके उस ख़ास तौर पर मुझे नज़र आ रहा है कि जनूबी पंजाब की सियासत, जिसको सही तरह से इमरान खान कैश नहीं कर सके, वो अब जहांगीर तरीन वो जनूबी सियासत, नहीं, आपको जनूबी पंजाब की सियासत में वो ज़्यादा इनएक्शन दिखाई देते हैं मुस्तकबिल में। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं? कि आपकी राय मुख्तलिफ है, जैसा कि जिक्र किया एक रिपोर्ट का राव साहब ने, तो वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी पे मबनी रिपोर्ट थी, गालिबन वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी रिपोर्ट थी। तो इस वक्त जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है जहांगीर खान तरीन साहब की जानिब से, वो मौक़िफ़ उनके हम ख्याल लोगों में कितना परवान चढ़ेगा?
यासिर देखिए, यकीनी तौर के ऊपर हम 4 लोगों में वो परवान चढ़ चुका है। देखिए इस वक्त आज के दिन जहांगीर खान तरीन की जो इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो ये है कि एक वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनकी हदायत के ऊपर, जिनकी मॉनिटरिंग से तमाम तरह इस मामले के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, एक एक लम्हे की रिपोर्ट उन्हें दी गई। और यहाँ तक कि जब जहांगीर खान तरीन, उनके बेटे और उनकी फैमिली के लोग, उनकी बेटियों के नाम FIR में दर्ज किए गए, ये मामला भी प्राइम मिनिस्टर के इल्म में था, उनकी कॉन्सेंट के बाद ये स्टेप लिया गया। तो उस वक्त जब ये स्टेज आई थी तो मेरी नज़र के मुताबिक जब ये मालूमात सामने आई थी तो राहें जुदा हो चुकी थी। जहांगीर खान तरीन बहुत स्लोली वो अपने कार्ड खेल रहे हैं और जो आज उन्होंने शो किया, देखिए उसकी बहुत ज़्यादा एक उसकी अहमियत है। एक आपकी एक बहुत बड़ा जिसको आप स्कैंडल कहती है गवर्नमेंट, उसका जो सबसे बड़ा मुज़लिम हुकूमत जिसको डिक्लेयर कर रही है, जिसके खिलाफ बहुत अग्रेसिव एक्शन कर रही है, आज उसकी अशाई के अंदर सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीबी तस्वर किए जाने वाले शख्सियात भी मौजूद हैं और बाकी भी एक बड़े नंबर के मौजूद हैं जो ओपनली आकर बैठे हैं। और उस वक्त जब अभी तक जहांगीर खान तरीन ने एंटी PTI, एंटी इमरान खान को स्टैंड नहीं लिया, तो अभी नौबत ये है जब वो अगला स्टेप उठाएंगे, जब वो फुल फ्लेज अपने सियासी कार्ड जो समझते हैं जब सूटेबल टाइम पर खेलेंगे, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। ये बड़ा हैरानकुन मामला था जिस मामले के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई का सारा सिलसिला शुरू किया गया। 1 साल कब ये मामला इनिशिएट हुआ, अगर कोई मामला था तो ये 2, 3, 4 माह के अंदर इस मामले को कानून की रोशनी में क्लोज होना चाहिए था। पहले इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया गया, दोबारा इस मामले को सारा इसको टेकअप किया गया। तो इस मामले के पसे पर्दा लगता यह है कि कोई सियासी इंतकाम या ज़ाती इंतकाम का कोई मामला भी है, जिसका एंड रिजल्ट अल्टीमेटली आने वाले दिनों में यही होगा कि जो जहांगीर खान तरीन अब इम्पावर हो रहे हैं, अपने वो मसल शो कर रहे हैं ग्रेजुअली, और वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में काफ़ी टफ टाइम देंगे जिस तरह उनका एक मूड लग रहा है। और ये सबसे बड़ा मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभालने के पहले दिन था, मुल्तान में मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर खान तरीन के दरमियान पहले दिन से, जब अभी इमरान खान साहब ने हल्फ नहीं लिया था, एक इतनी वसी खलीज थी, एक इतनी वास्ट रिफ्ट थी, जो उस वक्त भी लग रहा था कि मामला बहुत डैमेजिंग होगा आने वाले दिनों में। तो वो उस मामले को उस वक्त नहीं हैंडल किया गया और तो ये तो अब भी हैंडल होता दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना यह है कि अगर आने वाले दिनों में अफवाह तफहीम से ये मामला हल नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे कल होने वाले डस्का इलेक्शन की, जिसमें पाकिस्तान के इंसाफ के उम्मीदवार अली इस्जत मल्ली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सैयदा नौशीन हैं। अली इस्जत मल्ली का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि पहली बार ऐसा होगा कि 2 माह के अंदर एक उम्मीदवार दूसरी बार जीत रहा हो, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी काफ़ी पुरजोश हैं और काफ़ी पुरुमीद भी हैं कि ये इलेक्शन उन्हीं का होगा। बहुत सख्त तैयारियां की गई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में बैठकर पूरे अमल की निगरानी करेंगे। तो राना साहब, अब कल का इलेक्शन जो है ये 2 माह पहले जो हुआ था, जो तसादुम होता रहा, वो तसादुम क्या नहीं होगा, तो उसकी श्योरिटी क्या है और टर्न आउट के हवाले से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए यासर, मेरे पास जो इतला है कल तसादुम होगा, फिर से होगा, अल्लाह करे ना हो, लेकिन वो हल्का हिस्सा है। अगर आप उस हल्के के हद्दोहाल देखें, अगर उसका आप उस महल्ले वकू देखें, अगर उस हल्के में रहने वाले ग्रुपों को देखें, वहाँ पे रहने वाले लोगों को देखें, वहाँ पर चलने वाली दुश्मनियों को देखें, तो आपको नज़र आएगा चाहे आप वहाँ पर जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी लगा दें, उसके बावजूद जो ख़तरा, जो लड़ाई झगड़े का ख़तरा है वो होगा ही होगा। देखिए कैंप आमने सामने लगते हैं, खासकर वो इलाका जहाँ पे 2 मर्डर हो गए थे, उसमें तो सख्त है। उसके अलावा 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो बड़े पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर हमेशा फड्डा होता है। आज नहीं, आज से पहले भी, इस इलेक्शन से पहले भी वहाँ पे बाकायदा लड़ाई होती है और इतनी लड़ाई होती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। पहले वो रिपोर्टेड नहीं होता था, अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया। मामला सिर्फ इतना सा है। लेकिन इस हल्के में इस वक्त तक जो पोजीशन है, बड़ा सख्त कंपटीशन है। पहले जो मुस्लिम लीग नून कहती थी बाआसानी इलेक्शन को जीत जाना, बाआसानी नहीं है। वो जो हज़ारों की बहुत लंबी, ये मेरे ख्याल से 6000 से लेकर मैक्सिमम जिसकी भी हार जीत होगी 6000 से नीचे ही होगी। ये बहुत करीब मार्जिन होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं एक चीज़ कि अब बड़ा फ़र्क पड़ गया है। देखिए पहले वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन जो थी, उस इलेक्शन कैंपेन पे हुकूमत और अपोजिशन दोनों बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पे थे, और अपोजिशन के कौन से MNA, कौन से MPA, चाहे वो किसी भी सूबे से तल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे नहीं थे।
कौन से लोग थे जो वहाँ पे नहीं थे? मरियम खुद बड़ी चार्ज थी और मरियम ने खुद वहाँ पे बड़ी मेहनत की थी। अब सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मरियम का जो 80% ग्रुप है वो गायब है। वो क्यों गायब है? कहीं इस वजह से गायब तो नहीं कि वो समझते हैं कि हमजा शहबाज को कामयाब नहीं होना चाहिए, और अगर इनकी आपस का यही मसला है, अगर यही मसला है, तो उससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ अब हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी वो तादाद वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका भी वो असर रसूख वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका भी वो तरीक़ेकार आप वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। दोनों इतराफ़ से दोनों तरफ के जो कैंप हैं, मैंने वहाँ पे आज खुद विज़िट किया तो मुझे ये नज़र आया कि पहले जिस तरह रौनक थी, पहले जिस तरह वहाँ पे चहल पहल थी, हर इनके दफातर में बेइंतहा रश था, लोग बड़े एक्टिव थे, चार्ज थे, अब ऐसा नहीं था। आधे दफातर दोनों जमातों के मुझे बंद नज़र आए। इनके जो मेन दफातर थे उनमें भी वो रौनक नज़र नहीं आई। लोग कोरोना से भी डरे हुए हैं, शदीद डरे हुए हैं कोरोना से। अब मैंने बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने कहा यार साढ़े लो जरा मर्जी जिते सानू की फ़ायदा, ये मतलब ये अल्फाज वहाँ पे उन्होंने अदा लोगों ने की। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कल यहाँ वहाँ पे सख्त इलेक्शन होगा और इलेक्शन के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। इलेक्शन होगा और उसके साथ एक्शन भी होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, बेहतरी की उम्मीद करते हैं कि हालात साजगार रहें और अमन व अमान के तरीके के साथ ये कल का दिन गुजर जाए और जो भी तनासुब रहे बेहतरी के फैसले किए जाए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, मुआशी टीम की तब्दीली, नया शामिल होने वाला नाम, उस पर कयास आराइयाँ और कयास आराइयों पर उनका जवाब, और अब हालिया इकदामात। मुआशी टीम कब मजबूत होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सबसे बड़ी मुखालिफत का सामना है तो वो सिर्फ इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से कबल ये वादा और दावा किया था कि हमारे पास बेहतरीन मुआशी टीम है, लेकिन उस मुआशी टीम में हर आने वाले वक्त में रद्दोबदल जो देखने में आया उसी पर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। तो अब जो मुआशी टीम तश्कील दी जा रही है वो कितनी मजबूत होगी और उसकी राह में हायल रुकावटें क्या हैं, ये जानते हैं भट्टी साहब से। भट्टी साहब, शौकत तरीन साहब का जो नाम लिया जा रहा है, क्या वो मुआशी टीम में शामिल हो जाएंगे? और अगर हो जाएंगे तो उनकी राह में जो रुकावटें हैं वो कैसे दूर की जाएंगी? यासिर, पिछले कुछ माह से तो हम पीडीएम का एक बड़ा चैलेंज के हवाले से डिस्कशन करते रहे। हुकूमत के लिए कुछ परेशानी भी थी, लेकिन वो मामला खत्म हो चुका। लेकिन इंटरनल लेवल के ऊपर हुकूमत को बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। अभी एक हमने ये जहांगीर तरीन फैक्टर का जिक्र किया, दूसरा गवर्नेंस का, अफसरशाही का और कुछ वज़रा के दरमियान जो ग्रुपिंग है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एजेंडे को। अब मामला ये है कि शौकत तरीन साहब को काबीना का हिस्सा बनाने के लिए तहैया किया जा चुका है। दो सबसे बड़ी रुकावटें थी। नैब हाई कोर्ट के अंदर अपीलें जो नैब के केसेस में, रेंटल पावर केसेस में उन्होंने दायर की थी, अर्जेंट हेयरिंग की दरखास्त दायर कर चुके। उसके बाद मामला था जो एक वो निजी बैंक के अंदर जो उनकी शेयर होल्डिंग है, वो प्रोसेस जराए का ये कहना है कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है स्टेट बैंक की रेगुलेशन के मुताबिक। आइंदा चंद दिनों के अंदर वो एक सर्टिफिकेट साइन करने वाले हैं, जिसके बाद उनके ऊपर वो जिम्मेदारी जो कानूनी उनकी एक पोजीशन थी वहां से खत्म हो जाएगी और वो इंडिपेंडेंटली काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि जो 7th NFC अवार्ड आया था जहांगीर तरीन शौकत तरीन साहब ने दिया था, उसके बहुत से मसाइल आए सूबों में और वफाकी हुकूमत को, और उसके बाद जो उनकी कारकर्दगी रही, अब वो क्या बड़ा कारनामा कर सकेंगे, लेकिन अभी से बहुत से इंटरनल लेवल पर मुश्किलात का सामना है। दूसरा मामला है प्राइम मिनिस्टर बहुत बोल्ड डिसीजन करने जा रहे हैं और आखिरी 2-3 आला सतही इजलास के अंदर मुल्क के वो मसाइल अंदर डिस्कशन आए हैं जो हम तवक्को करते थे पहले कभी नहीं आ सके। बहुत लेट वो मसाइल ज़ेरे बहस आए। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। मैं आपको भी एक ब्रेकिंग स्टोरी हम देने जा रहे हैं अपने दिलासा के प्रोग्राम के नाज़रीन को। ब्रॉडशीट स्कैंडल था, उसके जो कुछ हुआ बाद डिस्कशन हो चुकी है। अब उसके अंदर एक ऐसा मामला जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के सरबराही में आला इजलास के अंदर कबीना इजलास था, उसमें मंजूरी दी गई है कि 2011 से 2017 के दौरान जितने नैब के चेयरमैन थे, अफसरान थे जो जिम्मेदार थे, वो उन केसेस को बंद करवाने में जो ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है उनके खिलाफ क्रिमिनल FIA को कहा गया कि फौजदारी कार्रवाई करके कार्रवाई करें। तहरीरी तौर के ऊपर 2011 से 2017 के दरमियान जो नैब चेयरमैन रहे हैं उनके खिलाफ जी, वो जो नैब चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन नैब, और उसके साथ साथ जो नैब के अफसरान भी थे जिन्होंने
स्विफ्ट केसेस बंद करवाए, उनके खिलाफ तहरीरी तौर के ऊपर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कुछ घंटा कब, और वो सारा ये तरक्स निकाला गया है उसी ब्रॉडशीट की तहकीकात के बाद ये एक सेपरेट इनिशिएटिव लिया गया। उसके साथ ये भी कहा गया कि ये उन नैब के उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करने की और एक्स चेयरमैन के खिलाफ हदायत की गई है जिन्होंने जब ब्रॉडशीट के खिलाफ आलमी साथ से अदालत में केस चल रहा था, ये केस चल रहा था दुबई में, बताया गया कि दुबई से लंदन शिफ्ट कराया गया, और जो नैब की टीम थी, जो सो नैब के चेयरमैन थे, जो आगे उनके काउंसिल थे, उन्होंने केस को एफिशिएंटली कंटेस्ट ही नहीं किया। उस मामले के ऊपर भी कहा गया कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर देखा जाए कि उन्होंने एक स्टेप लिया है माजी के अंदर जिन्होंने मुल्क के मफाद के खिलाफ खिलवाड़ किया। उसके साथ पेट्रोलियम क्राइसिस के हवाले से भी कुछ घंटे कब बहुत सख्त किस्म के एक तहरीरी अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम कंपनियों के खिलाफ अहकाम जारी किए गए कि न सिर्फ कार्रवाई करें, डीजी ऑयल को हटाने के हवाले से अहकाम दिए गए हैं, लेकिन सब लोग उसकी राह में रुकावट हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाने के अहकाम 15 रोज कबल जारी हुए थे, अभी तक वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं, और अब वो ये चाह ये रहे हैं कि मुझे इस ओहदे से ओएसटी न किया जाए, बल्कि मुझे उन्होंने लीव अप्लाई की, छुट्टी पर जाने की दरखास्त की है। ओएसटी बनाना, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बिल्कुल डिफरेंट मामला है, और छुट्टी पर जाना अलग मामला है। अब वो इतनी बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने ग्रुप के जरिए कि वो कहें कि उन्होंने ओएसटी बनने को तैयार नहीं है और 15 दिन से इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब इसमें बहुत बोल्ड बड़े डिसीजन करने की पोजीशन में है, कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि उस पर इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है। राव साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह भट्टी साहब ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि 2011 से 2017 के दरमियान नैब चेयरमैन अफसरान जो केसेस बंद करवाते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। अब पेट्रोलियम बहरान का देख लीजिए कि हमने सबक नहीं सीखा। अभी परसों की ये बात है कि जो कहा गया था कि लिमिट आपके पास होनी चाहिए, उतने रिजर्व फिर नहीं है, फिर रिजर्व 12 दिन के रह गए जबकि 20 दिन पे लागू किया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में रुकावटें क्या हायल होती हैं? यासिर, रुकावटें कोई हायल नहीं होती। हमारा मिजाज इस किस्म का बन चुका है, हमारी ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हो चुकी है कि वो इन चीज़ों को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं रखती। किसी ज़माने में मेरा ख्याल था कि जो मैंने देखा पॉलिटिशियन के साथ ब्यूरोक्रेसी को काम करते हुए, मिलिट्री रूलर्स के साथ काम करते हुए, तो मेरा ख्याल था कि ये एक पानी की सूरत होते हैं, जिस किस्म का बर्तन होता है उस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। और मैं खुशगुमानी थी कि इमरान खान साहब जब आएंगे तो वो जिस तरह का निज़ाम चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी में इतनी कैपेसिटी होती है कि उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे। लेकिन अब ये बिल्कुल मेरा गुमान गलत साबित हुआ है। ये बिल्कुल एक ऐसे रंग में ढल चुके हैं, एक ऐसी, आप कह लें कि एक ऐसी सिमत में चले गए हैं या एक ऐसी तरबियत का शिकार हो चुके हैं कि वो उस पुराने निज़ाम को इस तरह से अपना चुके हैं कि वो किसी तब्दीली को लाने के लिए अहल ही नहीं है। चाहिए कि वो कोई उसमें मददगार साबित हो या उसमें काम आए आपके, वो उल्टा रुकावट बनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये तब्दीली आ गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा, ये इस तरह से कैसे होगा। और फिर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ की उस तरह से नहीं है। अगर आप मॉडर्न डे गवर्नेंस अगर आप करना चाहते हैं, वो रूटीन में चलते थे। ऊपर से किसी बड़े मिनिस्टर ने कह दिया, सागडार साहब ने कह दिया, मियाँ साहब ने कह दिया, जरदारी साहब ने कह दिया, यूसुफ गिलानी साहब ने कह दिया, तो उनके मुताबिक वो रूल्स को अमेंड करके, रूल्स को रिलैक्स करके वो काम करने के आदी थे। उनको अगर कोई इनोवेटिव आइडिया दिया जाए कि आप कोई नई चीज़ पेश करें, कोई नया को हल निकालें, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालें, तो उनके पास नहीं है। इस गले सड़े निज़ाम की बुनियादी तौर पे, करप्ट निज़ाम की कायम रहने की वजह यही है कि वो जो मशीनरी, जो कल पुर्जे हैं हुकूमत के, जिन्होंने चलाना है हुकूमत को, वो इस काबिल नहीं है कि इस निज़ाम को वो चला सके। या उनको इमरान खान साहब सिर्फ अगर ठीक हो गए, ऊपर जितना मर्जी तगड़ा इंजन लगा दें, पीछे अगर बोगियों के पहिए ख़राब है, जंग आलूद है, उनके ब्रेकें फंसी हुई हैं, तो कैसे इस गाड़ी को खींचेंगे? तो ये बुनियादी तौर प्रॉब्लम है। जो भट्टी साहब ने बात की, इमरान खान साहब, ये तंग आमद बजंग आमद वाली बात है। वो अब यकीनन उनको करना पड़ेगा कि अगर वो निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, इसकी बेहतरी चाहते हैं, गवर्नेंस को अच्छे तरीके से, जैसा कि फलाही रियासत की अगर तरफ गामजन हम हो चुके हैं, तो उसके लिए बुनियादी असलूब ये हैं, बुनियादी नुकात ये हैं कि हमें मिन्नोन उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए जो फलाही रियासत को बनाने में कामयाब उनसर शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी तरफ भी देना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन को चलाने का मंसूबा सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि केसीआर को 9 माह में मुकम्मल किया जाए। वफाक ये ख्वाहिश का इजहार करता है कि मकामी कंपनी के साथ, निजी कंपनी, उसके साथ इश्तराक करके जदीद इस मंसूबे को बनाया जाए, जबकि सिंध ये समझता है कि इस मंसूबे में नाकामी और रुकावट जो सबसे बड़ी है वो वफाक है। तो ऐसे में ये मंसूबा किस तरीके से मुकम्मल होगा, इस मंसूबे में हायल जो रुकावटें हैं वो किस तरीके से दूर की जाएंगी, और क्या 9 माह के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा, ये एक अहम सवाल है। तो बढ़ते हैं खावर साहब की जानिब। साहब, केसीआर को लेकर अब तक रुकावटें कितनी हैं और उन रुकावटों को दूर करने में जो बुनियादी किरदार है वो वफाक अदा कर सकता है या सिंध हुकूमत अदा कर सकती है? पहली गुजारिश तो ये यासिर के बहुत अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान का मेगा सिटी और पाकिस्तान का मुआशी हब जो है वो मेगा प्रोजेक्ट से महरूम है। और जितनी हुकूमतें हैं उसके लिए मैं किसी एक हुकूमत, किसी एक पार्टी को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। जो भी बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, जो भी पार्टियां आती रही हैं, उसने कराची को गले नहीं लगाया, जिसकी वजह से कराची के मसाइल हल नहीं हुए। और आज जब केसीआर की बात हो रही है, आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का आज का फैसला सुनाया कि उन्होंने कहा कि 9 माह में मुकम्मल कर, वो इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस पर सिंध हुकूमत और वफाक की आपस की लड़ाई जो है वो रुकावट बन रही है। ये 2016 में कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC का हिस्सा बनाने की चीनी हुकाम ने मंजूरी दी थी, और एक केटी बंदर है, उस बंदरगाह को, तारीखी बंदरगाह है और नेचुरल बंदरगाह है, उसको बहाल करने की भी CPEC के मंसूबे के तहत मंजूरी दी गई थी। लेकिन ये दोनों मंसूबे वफाक और वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान निज़ा का सबब बने हुए हैं। सिंध हुकूमत चाहती है कि 3 नुकात हैं। एक तो हमें ज़मानत दी जाए, जो इसमें जो फंडिंग होगी वफाक ने देनी है, NOC भी वफाक ने देना है। इसी तरह ज़मीन की मुंतकली जो है, सिंध हमेशा कहता है कि रेलवे की सारी ज़मीन सिंध में जो है वो हमारी है, लेकिन वो कहते हैं कि जो KCR की जो ज़मीन है ये हमारे नाम कर दी जाए। और तीसरी जो है कि कंपनी हम अपनी मुताबिक इंतखाब करेंगे। हाल ही में एक खसूसी कमेटी है सिंध काबीना की, उन्होंने उसमें फ़ैसला किया है कि KCR जो है वो हम चीन के साथ मिलकर बनाएंगे। और हाल अभी चंद दिनों पहले की बात है, चीनी नुमाइंदे जो हैं और ख़ास तौर पर चीनी सफ़ीर वो भी आके साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को भी मिले हैं, और अनकरीब वज़ीर आला सिंध भी जाने वाले हैं। तो वो सिंध हुकूमत चाहती है कि ये मंसूबा सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए, वो इसको जदीद तरीन तरीके से चलाएगी, लेकिन चीन के साथ मिलकर। जबकि हुकूमत का एक वफाकी हुकूमत जो है वो लेके आई है शहबाज शरीफ का एक प्रोग्राम। वो जैसे लाहौर में मंसूबे बनते हैं कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, आप एक चीज़ बनाते हैं, चलाते हैं और उसके बाद मकामी लोगों को दे देते हैं। वो इस तरह की एक मकामी कंपनी है जो इसको चलाना चाहती है, वफाकी हुकूमत उस पर बदद है। बहरहाल ये मामला है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है। हम समझते हैं कि खुदा करे ये 9 महीने में हो जाए, और ताकि कराची के अवाम जो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की ख़राबी की वजह से बड़ी ज़िल्लतों और उसका मुसीबतों का शिकार हैं, उनको एक सहूलत मिले। ये शहर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान बनने से पहले था, लेकिन इसके लिए स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के एक फैसला करना होगा, एक नुक्ते पे मुत्तफिक होना होगा। राना साहब, दोनों को, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को बैठकर बात करना होगी। जी राना साहब, आप क्या समझते हैं? बंडल आइलैंड ले लें, उसके अलावा ये KCR का मंसूबा ले लें, या तजावुज़ात का खात्मा ले लें, वफाकी हुकूमत अगर वो काम करना चाहे तो सिंध हुकूमत नहीं करने देती, सिंध हुकूमत करना चाहे तो वो ये कहती है वफाक हायल है। अब आप ये भी देख लें कि अभी जो वैक्सीन की ख़रीदारी हुई उसमें ये पता चला कि बुनियादी कीमत से 323% इजाफी कीमत अदा करने को सिंध हुकूमत तैयार है। तो क्या वफाक को सिंध के ज़िम्मे छोड़ देना चाहिए या दोनों को मिल बैठ के काम करना चाहिए? देखिए यार सर, एक तो वहाँ पर हो रही है सियासत। सिंध हुकूमत किस तरह बर्दाश्त करेगी, किस तरह चाहेगी कि वफाकी हुकूमत जो उनकी सबसे बड़ी इस वक्त सियासी हरीफ है, कि उनका कोई प्रोजेक्ट सिंध के अंदर कामयाब हो जाए और उसका क्रेडिट जो है तहरीक इंसाफ को जाए, उसका क्रेडिट MQM को जाए, उसका क्रेडिट जो साथ GD है उसको जाए, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल इलेक्शन उन्हें उनके खिलाफ लड़ना है, कल उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वहाँ पे वोट मांगना है, तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट मांगना है, और वहाँ पर ये सिलसिला चलना ही चलना है। तो इसलिए ये आज की नहीं बात, आप ज़रा माजी में चले जाएँ। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के साथ
क्या फटेबाजी चलती थी उस वक्त। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे कौन से थे, एक नहीं था 13 प्रोजेक्ट उस वक्त पे ऐसे थे जो नहीं हो सके। अब भी यही मामला हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बाकायदा एक कमेटी तश्कील दे देनी चाहिए जो दोनों फ्रीकैन को आपस में मिलाए और आगे तय करे कि बेशक क्रेडिट जो है वो दोनों फ्रीकैन को मिल जाए, सिर्फ एक फ्रीक को ना मिले। सिंध हुकूमत को मिल जाए, वफाकी हुकूमत को मिल जाए, लेकिन फ़ायदा आवाम का होना चाहिए। जो वहाँ पे आवाम है जो चाहती है कि हमारे मसाइल हल हों, लेकिन आपस की लड़ाई एक प्रोजेक्ट नहीं, 2 प्रोजेक्ट नहीं, 3 प्रोजेक्ट नहीं, जो भी वफाकी प्रोजेक्ट होगा उसके सिंध हुकूमत मुखालफत करेगी। और जो सिंध का प्रोजेक्ट होगा जिसमें उसे वफाक से मदद चाहिए होगी, वफाक से कोई हेल्प चाहिए होगी, उस पर वफाक उसकी मुखालफत करेगा। देखिए वहाँ पर आज से जिस दिन से हुकूमत बनी है उस दिन से लेकर आज के दिन तक वहाँ पर सिर्फ लफ्ज़ी जंग जारी है। लफ्ज़ी जो है वो शदीद गोलाबारी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। काम इसलिए कोई नहीं हो रहा वहाँ पे कि इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। मुस्लिम लीग जो है तहरीक इंसाफ जो है उसके जो इत्तेहादी हैं वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ को ये नहीं करने देंगे हुकूमत को कि कोई क्रेडिट जो है वो उसको दिया जाए, पीपल्स पार्टी को जाए। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सूरत में नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाए। लेकिन इनकी आपस की लड़ाई में ना ये अदालती अहकामात को देखेंगे, इस आपस की लड़ाई में ना ये अवामी फ़ायदा देखेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब, सईद खावर साहब और राना मोहम्मद अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।